बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीक का हमारा थर्ड लेक्चर और डाटा माइनिंग के टॉपिक में से हम डाटा इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। हमने डाटा इंटीग्रेशन की बात की थी कि डिफरेंट सोर्सेज से डाटा का कलेक्ट होके डाटा वेयर हाउस में इकट्ठे होना डाटा इंटीग्रेशन कहलाता है। और हम बात कर रहे थे हैंडलिंग रिडंडेंसी इन डाटा इंटीग्रेशन। हमारे पास जो रिडंडेंसीज के इश्यूज आते हैं डाटा इंटीग्रेशन के दौरान, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो मल्टीपल रिसोर्सेज से कलेक्ट होके मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट होके आना होता है। तो उस दौरान जो है डाटा इंटीग्रेशन के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं। उसकी रीज़न कि किसी डेटाबेस में ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट का नाम कोई और है, किसी में और है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी इश्यूज आ जाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सेम एट्रीब्यूट ऑफ और ऑब्जेक्ट मे हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट डेटाबेसेस। तो जब डिफरेंट नेम होंगे डिफरेंट डेटाबेसेस में तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के इश्यूज आएंगे। कहीं पे वो ड्राइवेबल डाटा है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, तो कहीं पे वो हमारे पास एक्चुअल या हम जिसे पेरेंट एट्रीब्यूट का नाम देते हैं वो है। जो रिडंडेंसी के इश्यूज हैं उनको डिटेक्शन के लिए हमारे पास कोरिलेशन एनालिसिस जो है उसे हम और कोवेरिएंस एनालिसिस को यूज़ करते हैं। ये दो मेथड है हमारे पास रिडंडेंट एट्रीब्यूट को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ये रिडंडेंसीज या इनकॉन्सिस्टेंसीज के इश्यूज हैं ये अराइज ना हो, तो उनके लिए हमें इस बात की यकीन दहानी करवाना होगी कि जब हम डाटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं मल्टीपल सोर्सेज से, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी भी टाइप का जो कोई इशू है वो डाटा में ना आने दें। लाइक रिडंडेंसीज के जो इश्यूज हैं या इनकॉन्सिस्टेंसीज के जो इश्यूज हैं उनसे थोड़ा अवॉइड करें। अगर हम डाटा इंटीग्रेशन को एग्जैक्टली एक्यूरेटली इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो रिडंडेंसीज या इनकॉन्सिस्टेंसीज के इश्यूज हैं ये अराइज नहीं होंगे। हमने बात की है यहाँ पे कि रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम कोरिलेशन एनालिसिस की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास फंक्शन है सिग्मा ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट। इनका आपने स्क्वायर ले लेना और डिवाइड कर देना एक्सपेक्टेड के ऊपर। बात क्लियर होगी। लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा कि हमारे पास ये जो कोरिलेशन एनालिसिस है जो ये नॉमिनल डाटा के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब हमारे पास अभी हम इसको नॉमिनल के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन यूज़ होता है स्क्वायर वाला, स्क्वायर कैलकुलेशन वाला। लेकिन जब हम इसको न्यूमेरिक के लिए यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम इसको इसके लिए नॉमिनल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास सिग्मा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये हमारे पास फार्मूला होगा। हम बस एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो चेस प्लेयर हैं जो खेलते हैं जो नहीं खेलते उनकी जो सम है रोज़ का और कॉलम्स का, ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देखिएगा ये वो लोग हैं जो हमने सोचा कि ये खेलते हैं, लेकिन जो आगे पैरेंथेसिस के अंदर लिखे हुए हैं
वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो मे भी खेलती होंगी, दोनों कैटेगरीज के अंदर मे भी खेलती होंगे, और दूसरी कैटेगरीज के अंदर हमारे पास मे भी नहीं खेलती होंगी, लेकिन 200 जो हैं वो नहीं खेलते। हमने इधर सम किया तो हमारे पास 450, यहाँ पे भी वही सिनेरियो, यहाँ पे भी वही सिनेरियो, ये हमारे पास सम हो गया, ये भी सम हो गया। अब देखिएगा ज़रा हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला था एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास वो जो हैं जो ऑब्ज़र्व किए गए हैं और माइनस एक्सपेक्टेड है, हम देख लेते हैं। ऑब्ज़र्व 250 हुए हैं और एक्सपेक्टेड जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर हैं, तो ये आपके ऑब्ज़र्व हैं 250 माइनस 90 जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं, और डिवाइड भी हमने एक्सपेक्टेड पे करना है। यहाँ पे देख लें, क्योंकि सिग्मा था तो हम प्लस करेंगे। नीचे आइएगा, हमारे पास जो हैं वो 50 हैं ऑब्ज़र्व्ड, और एक्सपेक्टेड कितने हैं 210, 210 एक्सपेक्टेड हैं, और डिवाइडेड बाय 210, और यहाँ पे आप इनका स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह यहाँ पे नॉट प्ले के अंदर भी वही सिनेरियो, 200 जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, और 200 ऑब्जर्व्ड है, और 360 जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। और इस तरह यहाँ पे आप 200 माइनस 350 डिवाइडेड बाई 350, और इस तरह नेक्स्ट जो है वो 1000 जो है ऑब्जर्व्ड हैं, 840 जो एक्सपेक्टेड हैं डिवाइडेड बाई 840 एक्सपेक्टेड से, और उसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 507.93 जो है वो रिज़ल्ट अकर शो हुआ है। ये था आपका कोरिलेशन विद स्क्वायर और नॉमिनल डाटा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोरिलेशन एनालिसिस न्यूमेरिक डाटा के ऊपर हम फॉर्म करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।